हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज आपकी ये पहली वीडियो रहने वाली है और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। बिकॉज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपकी पेडागोजी के तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ के साथ इसमें आपका जो बताया गया सिलेबस में, जैसे आपका जो न्यू सिलेबस है ना, जो न्यू सिलेबस है, नया जो सिलेबस है जिसमें आपको बताया गया भी आपको पैसेज वगैरह देखो मिलेंगे, तो आपको इस वीडियो में एक पैसेज भी इंक्लूडेड है और साथ में जो पेडागोजी के क्वेश्चंस है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपका एग्जाम का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है। अगर आप इन क्वेश्चंस को बना पाते हैं तो आप बढ़िया नंबर यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। साथ ही एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम कई बार ना सारा जो कंटेंट पार्ट है ना वो कवर नहीं कर पाते, सारी चीजें उसमें नहीं हो पाती है। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करते हैं ना उससे आपका कंटेंट और भी ज्यादा बूस्टअप होता है और बेस्ट हो जाता है। और आज की इस वीडियो में मैंने जो है डीप एक्सप्लेनेशन आपके लिए यहाँ पर रखा है। आपको अलग से भी स्लाइड मिलेंगी जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन यानी कि पूरा जो वर्णन है हर क्वेश्चन का वो देखने को मिलेगा। और जिसने भी नोट्स का एक्सेस लिया है ना उनको ये वाली पीडीएफ विद आंसर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको फोल्डर में अपने आप ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो जिसने भी जो है नोट्स लिए हैं, जितने भी ये सीरीज जब तक एग्जाम होगा मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी और आपका इंग्लिश के भी आपके सीडीपी के भी, ठीक है, वो सारी चीजें मैं कंटिन्यू रखूंगी और ये विद आंसर्स आपको सारे नोट्स में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। बस आपको अपनी मेल को रिफ्रेश करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आप एक्सेस लेना चाहते हो तो फिर आपको पता ही है क्या करना है। 7419055279 पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ये नंबर है आपका जो कि मैंने आपको हर वीडियो में हर जगह अवेलेबल कराया हुआ, सबको पता है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हिंदी अभ्यास सीरीज है, 15 नंबर यहाँ से आपको जो है मिल जाएंगे और इंग्लिश के अंदर भी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगी बिकॉज आपका पेडागोजी का जो कंटेंट है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 35 से यहाँ पर स्टार्ट। और एक चीज और मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके रीट लेवल के क्वेश्चन है और हमेशा ध्यान में रखना कि आपके रीट का जो लेवल होता है वो एचटेट के लेवल जैसा ही होता है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को बना सकते हो ना, इससे डिफिकल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है अपनी आज के इस क्लास का जो कि आपका 35 और इसी नंबरिंग के साथ आपको एंड में इस पीपीटी के एंड में आंसर शीट भी मिल जाएगी। ठीक है, कि आप 35 का क्या आंसर है, 36 का क्या आंसर है। चलिए 35 क्वेश्चन को पढ़िए। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? ध्यान से पढ़ेंगे। ये वाला जो मेथड्स होती है ना वो मैंने आपको नोट सेक्शन में अपलोड भी कर दिया और ये वाली वीडियो में आपको यूट्यूब पर करवा चुकी हूं। ठीक है, विद्यार्थियों को पुस्तक के माध्यम से, है ना, पुस्तक के माध्यम से, और ये पुस्तक के माध्यम ये जो विधियां है ना ये विधियां हम कर चुकी हैं। ठीक है, जिसमें आपको ये सारी विधि मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यहां पर बात हो रही है पुस्तकों के थ्रू जो है मूल ध्वनियों का ज्ञान कराते हैं बच्चे को, लैंग्वेज का जो है नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। जितने भी कौशल होते हैं, 4 कौशल होते हैं, 4 स्किल्स होते हैं, उनमें दक्ष किया जाता है, बच्चे को कैपेबल बनाया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखते ही सबको समझ में आ रहा है। अगर आंसर की बात बताऊं तो इसका सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाता है, पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, पाठ्य पुस्तक विधि यहां पर बिल्कुल सही है कि हम क्या करते हैं भाई, जो पुस्तक होती है मतलब पाठ में सारी चीजें जो टेक्स्ट बुक्स होती है ना उसके थ्रू हम कराते हैं बच्चों को। ठीक है, तो उसके थ्रू जब हम कराते हैं तो वो आपकी पाठ्य पुस्तक विधि हो जाती है। अगर बात करें भाषा प्रयोगशाला विधि की तो इसको इंग्लिश में लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड कहा जाता है। लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, एक सेकेंड रुको, लेबोरेटरी मेथड इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपका भाषा प्रयोगशाला विधि है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि लैब वगैरह बनाई जाती है और उसमें क्या किया जाता है कि सभी बच्चों के ना ऐसे माइक्रोफोन वगैरह लगा दिए जाते हैं और एक टीचर होता है जो कंट्रोल करता है कि बच्चे के कान में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम टीचर का होता है और इससे बच्चा क्या करता है, बच्चा भाषा को ग्रहण करता है, बच्चा भाषा को सीखता है, तो वो भाषा प्रयोगशाला विधि होती है। ठीक है, भाषा संसर्ग विधि क्या होती है? इसमें हमने एक सहयोग भी भाषा की जो सहयोग विधि है वो भी पढ़ी थी। ये दोनों विधि क्या कहते हैं? दोनों विधि कहते हैं कि आप जो है व्याकरण को अलग से ना पढ़ाइए, व्याकरण को अलग से ना बच्चे को पढ़ाने पर बल देती है। कौन सी विधि? भाषा संसर्ग विधि और सहयोग विधि। ठीक है, और पाठ्य पुस्तक मैंने आपको बता दिया है। खेल विधि, खेल विधि मतलब बच्चों को खेल खेल में एक्टिविटीज के थ्रू हमें सारी चीजें बतानी चाहिए है। खेल विधि के अगर जनक पूछे जाए तो जनक कौन माने जाएंगे भाई? खेल विधि के जनक माने जाएंगे हेनरी कुक।
ठीक है, आप जो है कुक नाम याद कर सकते हो। ठीक है, कुक जो है इसके कौन है भाई, जनक है खेल विधि के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अगर आप नोट्स बनाए या फिर अगर आपने नोट्स नहीं भी बनाया तो भी इन चीजों को आप जरूर लिखते रहना पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो एंड टाइम में रिवाइज करने वाली होती है। तो इसका आंसर अगर बात करें तो सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, और बाकी जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है इसको भी जरूर ध्यान में रखें, और हम अपनी इस क्लास में ऐसे ही पढ़ने वाले। 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पर चलते हैं। 36 क्वेश्चन है, डाल्टन जो प्रणाली है उसका आविष्कार किसने किया है। डाल्टन जो प्रणाली है, ठीक है, इसको बताएंगे सारे, पहले पढ़ेंगे और मैं इसको ना उसमें लगा दूंगी, प्रीमियर लगा दूंगी ताकि आपको लाइव मिलेगी ये वीडियो। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा और साथ साथ ना आंसर भी करते जाइएगा और फिर आपको मेरे थ्रू भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 36 क्वेश्चन कहता है डाल्टन जो प्रणाली है उसका आविष्कार किसने किया है। किलपैट्रिक ने किया है, डाल्टन ने किया है, मॉन्टेसरी ने किया है या फिर पार्कहर्ट ने दिया ये यहाँ पर किया है। तो इसको इंग्लिश में जो है बोला जाता है, आपको कहीं पर कुछ भी मिल सकता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है पार्कहर्स्ट। ठीक है, और ये पार्कहर्ट नहीं है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो पार्कहर्स्ट। पार्कहर्स्ट भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, खरगोश भी लिखा मिलता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो वो आप देख लेना, अकॉर्डिंगली समझ में आ जाएगा आपको। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया है भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है कि पार्कहर्स्ट। यहाँ पर डाल्टन देख के मार्क मत कर देना, यहाँ पर डाल्टन नाम इसलिए है क्योंकि ये जगह का नाम है। ठीक है, ये जगह का नाम है डाल्टन, इसलिए इसको डाल्टन प्रणाली कहा गया है। ठीक है, तो इसके जो आविष्कारक है, जिसने इसका आविष्कार किया है, वो क्या है, वो पार्कहर्स्ट है। ठीक है, तो पार्कहर्स्ट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत बेसिकली टीचर के द्वारा ना कोई निश्चित चीजें दे दी जाती है और एक अवधि होती है जिस अवधि के दौरान बच्चे को वो चीजें परफॉर्म करनी होती है। मान लो टीचर ने कोई असाइनमेंट दे दिया, ठीक है, टीचर ने कोई निश्चित असाइनमेंट दिया है और उस असाइनमेंट को एक प्रॉपर ड्यूरेशन के अंदर सभी बच्चों को क्या करना होता है भाई, करना होता है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी विधि होती है, ये आपकी डाल्टन प्रणाली इसको कहा जाता है। ठीक है, इतना यहां से समझ में आया। तो ये जो प्रणाली है वो दी गई थी, अगर बात करें किस एज ग्रुप के लिए दी गई थी, तो 8 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए ये जो प्रणाली है दी गई थी। बेसिकली आप इतना ध्यान में रखेंगे कि दिए गए काम को निश्चित समय अवधि के दौरान करना इस प्रणाली के अंतर्गत आता है, डाल्टन प्रणाली, जिसको पार्कहर्स्ट ने दिया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल यहाँ पर सही बैठता है। ठीक है, चलो इसके यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको चीजें दी है, अगर आपको दिख पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, डिटेल में आपको चीजें दी है, थोड़ा सा पढ़ते चलो इस चीज को, बिकॉज मेरी आदत है मैं थोड़ा डिटेल में ही चलती हूँ। ठीक है, तो आप एंड में बता देना कि आपको ऐसे ही चलना है या फिर आप सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहते हो, तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, डाल्टन विधि क्या है, व्हाट इज डाल्टन मेथड, इसको डीप में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डाल्टन पद्धति शिक्षण की एक ऐसी पद्धति है जिसमें बालकों को उनकी रुचि, आवश्यकता तथा व्यवहार के अनुसार शिक्षा यहाँ पर प्रदान करी जाती है। यानी कि इस मेथड के अंतर्गत, ये जो टीचिंग मेथड है, इसके अंतर्गत बच्चों की इंटरेस्ट देखा जाता है, बच्चे की इंटरेस्ट, बच्चे का नीड देखा जाता है, उसकी आवश्यकता क्या है, और बच्चे का बिहेवियर देखा जाता है। ठीक है, उसके अनुसार बच्चे को शिक्षा यहां पर प्रोवाइड करी जाती है। डाल्टन विधि के जन्मदाता कौन है, तो ये अमेरिका की है भाई, फीमेल है ये, अमेरिका की प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रिणी है कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ये फीमेल है। इन्होंने अध्यापक केंद्रित नीरस शिक्षण विधि से ग्रसित 8 से 12 वर्ष की आयु के छात्र छात्राओं के लिए एक प्रभावी और नई शिक्षण विधि दी। ठीक है, जो आपकी टीचर सेंटर्ड मेथड थे ना, उससे परेशान जो बच्चे हैं, जो भी 8 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनके लिए इन्होंने एक नया टीचिंग का मेथड दिया, जिसको डाल्टन विधि इन्होंने यहाँ पर कहा। और डाल्टन नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जगह का नाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट राज्य के एक गांव है, डाल्टन के विद्यालयों से हुआ, इसलिए इस विधि का नाम उस गांव के नाम पर डाल्टन विधि या फिर डाल्टन प्रयोगशाला विधि रखा गया, जिसको डाल्टन पद्धति भी बोला गया। कि बच्चों को पूरी तरीके से फ्रीडम देने का काम ये करती है, इसमें टीचर सेंटर्ड नहीं रहता, बच्चों को केंद्र में रख करके सारी चीजें यहाँ पर करवाई जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समय चक्र आदि कोई बंधन नहीं होता है, समय का कोई ड्यूरेशन नहीं होता, बालक अपनी रुचि के अनुसार किसी भी वस्तु को पढ़ सकता है। इसको आपको देखो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा पढ़ता है। ठीक है, और
नहीं भी पढ़ सकता है। शिक्षक जो है बालक के उचित कार्यों में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता है, मतलब टीचर का कोई रोल नहीं है, बच्चा यहाँ पर सेल्फ सारी चीजों को करता है। इस विधि में शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। बालकों को उनकी कठिनाइयों उलझन के समय सहायता करना अपना कर्तव्य समझता है, किंतु वह बालक को किसी कार्य के लिए रोक नहीं सकता है। इसके अंतर्गत स्वाध्याय पर विशेष बल दिया जाता है। इस जो विधि है, ये जो मेथड है टीचिंग का, इसके ऊपर क्या हो भाई, स्वाध्याय, यानी कि बच्चे जो है यानी कि सेल्फ लर्निंग पर फोकस करता है। ठीक है, सेल्फ लर्निंग पर, बच्चा खुद से करने पर फोकस करता है। कौन सा मेथड? डाल्टन मेथड। ठीक है, खुद से करने पर फोकस करता है। तो आपको ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी है कि डाल्टन ये जगह का नाम है, इसलिए इसका नाम डाल्टन पड़ा है। नाम याद रखना कि पारखास ने दिया था। और सेल्फ लर्निंग पर अगर हिंदी में बात करें तो स्वाध्याय पर, यानी कि सेल्फ लर्निंग पर ये फोकस करता है और दिए गए काम को दिए गए समय में ही पूरा करना। और टीचर का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, तो इस विधि को भी थोड़ा देख लेना। और ये चीजें जिसने नोट्स ली है वो तो मैं सारी ये पूरा का पूरा PDF आपको अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। ब्लूम उपागम के दौरान, ठीक है, इन्होंने भाई 3 पदी एक जो है प्रक्रिया दी थी। एक तरीके से इन्होंने, आपने पढ़ा होगा ना CAP, उसमें CDP में पढ़ा होगा, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, जिसमें इन्होंने बात करी थी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि कौन सा पद सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। सामान्यकरण है, व्यवहारिक प्रयोग है, प्रस्तुतिकरण है, या फिर व्यवहार परिवर्तन है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है कौन सा त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद कौन सा है। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर इसका D आ जाएगा, व्यवहार परिवर्तन। इसका डिटेल में थोड़ी सी चीजें देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका आंसर ऐसा क्यों है। देखो, BS ब्लूम ने शिक्षा को त्रिपदी प्रक्रिया मानते हुए इस उपागम के 3 पद बताए हैं। ठीक है, और ये तीनों पद कौन कौन से भाई, तो ये 3 पद ध्यान में रखेंगे। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उनका निर्धारण। ठीक है, और उद्देश्यों के लिए उपयुक्त अधिगम अनुभव प्रदान करना, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड करे हैं उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना, अधिगम अनुभव प्रदान करना। और तीसरा जो है वो है व्यवहार परिवर्तन या फिर अधिगम का मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन मतलब आपने कोई भी चीजें सीखी और कितने सीखी है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना। और अगर आपने लर्निंग करी है तो ऑब्वियसली बात, आपके व्यवहार में तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो ये आपका तीसरा यहाँ पर पद हो जाता है। तो इन 3 पदों को ध्यान में रख लेना। इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो आपका D ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है। सुंदर अनुलेख यानी कि सुंदर लेख की आवश्यक शर्त। अनुलेख का मतलब होता है भाई, देखो, एक होता है सुलेख और एक होता है अनुलेख। अनुलेख का मतलब है जब आप एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, किसी का अनुकरण करते हुए लिखते हैं तो वो आपका अनुलेख कहलाता है। तो सुंदर अनुलेख की शर्त क्या है? तो अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता ना करें, या फिर अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो, या फिर उपयुक्त सभी विकल्प सही है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अनुलेख का मतलब होता है जब आप किसी की राइटिंग को एज इट इज, मतलब देख देख के लिखते हो, हूबहू कॉपी करते हो। तो अगर जिसकी भी राइटिंग को आप कॉपी कर रहे हो, जिसकी भी लेख का आप अनुकरण कर रहे हो, वो आपका बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए, तभी तो आपका अनुलेख कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है कि अनुलेख में अक्षरों की जो बनावट है वो कैसी होनी चाहिए, जैसे कि आदर्श लेख में हो। और आदर्श लेख का मतलब, आपने अगर कौशलों को पढ़ा है, अगर आपने स्किल को पढ़ा है तो आदर्श मतलब कौन करता है? आदर्श वो करता है, मतलब टीचर करता है। ठीक है, टीचर के द्वारा जो लेख किया जाता है वो आदर्श लेख होता है, जिसको अनुकरण करने का काम कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। तो अगर बच्चे अनुलेख लिख रहे हैं तो कैसा हो? हूबहू बिल्कुल आदर्श लेख जैसा हो। तो ये आवश्यक शर्त है। ठीक है, तो 38 का जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी भी देखने को मिलते हैं, सारे ही क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपको ये वाले क्वेश्चन भी इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। दृश्य मतलब दिखाई देने वाला, और श्रव्य मतलब जो सुनता भी हो। ऑडियो विजुअल जिसको आप हिंदी में बोलते हो, ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल या फिर विजुअल ऑडियो, जो भी आप मर्जी बोल सकते हो। ठीक है,
तो भाषा शिक्षण का लैंग्वेज टीचिंग का ऑडियो विजुअल एड कौन सा है, इंग्लिश में ऐसे पूछा जाएगा। और भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है, तो ये बहुत इजी होते हैं, ठीक है। तो चित्र विस्तारक यंत्र है, ग्रामोफोन है, चार्ट है, या फिर नाटकीकरण है। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है भाई, ग्रामोफोन का मतलब होता है कि आपको कुछ मतलब आपके फोन ऐसे माइक्रोफोन आपके कान में लगा दिया जाता है, तो उसमें सुनाई का कुछ नहीं होता, वो आपके कान में जो साउंड्स है वो बजती रहती है, जिसके थ्रू बच्चा लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है। चार्ट आप सिर्फ देखते हो, यहाँ पर आपसे दोनों पूछा गया, दृश्य श्रव्य। तो नाटकीकरण आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नाटक को आप सुनते भी हैं, नाटक को आप सुनते भी हैं और नाटक को आप देखते भी हो, ठीक है। नाटक को आप सुनते भी हो, आपका जो श्रवण कौशल है वो विकसित यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि वो जो है भाषा के पार्ट होते हैं सारे कौशल, और कहीं ना कहीं आप उसे देख भी रहे हो, ग्रहण भी कर रहे हो, ठीक है, उस चीज को। तो नाटकीकरण यहाँ पर आपका दृश्य श्रव्य साधन हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में भी समझेंगे कि ये सारी चीजें होती। ग्रामोफोन बेसिकली आगे भी आएगा, आपको पता चल जाएगा ग्रामोफोन क्या होता है। इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है, ठीक है। कौन सा पाठ्यपुस्तक, मतलब आपके टेक्स्ट बुक की बात हो रही है, इंग्लिश में आपको टेक्स्ट बुक लिखा मिलेगा। टेक्स्ट बुक के इंटरनल फॉर्म में कौन से एलिमेंट, मतलब टेक्स्ट बुक के इंटरनल एलिमेंट नहीं है, ये आपको बताना है, आंतरिक तत्व, ठीक है। तो क्या नहीं है वो बताना है। लैंग्वेज यानी कि भाषा, विषय सामग्री यानी कि कंटेंट पार्ट, जिल्द जिसको आप इंग्लिश में कवर बोलते हो, या फिर शैली। तो बताओ कौन सा नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसका झट से आंसर लगा देंगे। भाई पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप भाषा तो होती ही है ना, बिना भाषा के आप पाठ्यपुस्तक कैसे लिख सकते हो, ऑब्वियस ही बात है भाई, कंटेंट भी शामिल होता है और शैली भी देखी जाती है कि आप कैसे लिख रहे हो, क्या प्रकट करना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन जो जिल्द है, जो कवर होता है किसी भी टेक्स्ट बुक का, जो हम बाहरी उसको सुंदरता प्रदान करने के लिए, उसको बचाने के लिए लगाते हैं, वो आपका इंटरनल एलिमेंट नहीं है, वो आपका आंतरिक तत्व नहीं है, बल्कि कैसा है भाई, आपका एक्सटर्नल आ जाता है, ठीक है, जिसका कोई इतना खास रोल नहीं होता। तो जिल्द आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, बिकॉज आपसे नहीं पूछा है। इतना समझ में आया है ना, इजी क्वेश्चन। तो आपसे क्वेश्चन इजी भी देखने को मिलेंगे, और अब की बार ये पहला टाइम है, तो क्वेश्चन आपसे ऐसी उम्मीद है कि क्वेश्चन इजी देखने को मिल सकते हैं, बट आप अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, ठीक है। 41 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है, ठीक है। भाषा पुस्तकालय, लैंग्वेज लेबोरेटरी आप जिसको बोलते हो, ठीक है। तो भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है। कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर, या फिर ए और बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो भाषा पुस्तकालय का मतलब होता है कि भाई लैंग्वेज लेबोरेटरी ही जहां पर आप जो है भाषा को सीखते हो, तो इसमें कक्षा शिक्षण में तो पूर्ति हो ही रही है, और आप मतलब स्वाध्याय सेल्फ लर्निंग का भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। कई बार आप थोड़ा सा अगर दिमाग भी लगाते हो, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 41 का आ जाएगा सी। 42 क्वेश्चन पर बढ़िए। 42 क्वेश्चन है, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। मौखिक परीक्षाओं मतलब ओरल टेस्ट की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। ओरल टेस्ट यानी कि जब आपसे कोई बोल करके प्रश्न कर रहा है और आप बोल करके ही उसका आंसर कर रहे हो, तो वो मौखिक परीक्षा कहलाती है। तो इसमें का गुण आपसे पूछा है। एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। या फिर मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता इसको। या फिर इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशलों, सुनने नहीं है, ये सुनने है, सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। अगर आप बोल करके कुछ भी आंसर कर रहे हो, अगर आप जो है मौखिक परीक्षा चल रही है, मतलब आपके वर्बली चीजें हो रही, सारी बोल करके हो रही है, तो आपके 3 भाषाई कौशल जिसमें आपका सुनना है, पढ़ना और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। या फिर इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, ये कह रहा है कि गुण आपसे पूछा है, आपसे दोष नहीं पूछे, जबकि यहाँ पर इन आंसर्स में, इन ऑप्शंस में ना 3, एक तो गुण है और 3 आपके दोष है, ठीक है। तो अगर बात करें गुण की, तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब आप बोल करके किसी बात को रखते हैं, तो आपका सुनने का भी कैपेबिलिटी चेक किया जा रहा है, आपका पढ़ने का भी, और आपका बोलने का तो किया ही किया जा रहा है। तो इन 3 भाषाई कौशलों का जो मापन है वो किया जा सकता है मौखिक परीक्षण से। लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है, ये आपका दोष है। किसका? ओरल टेस्ट का, मौखिक परीक्षाओं का दोष है ये, कि इन परीक्षाओं से हम लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते।
आप इससे किसी की भी जो राइटिंग स्किल है उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हो और इनको वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता और ये आपका लेंदी होता है क्योंकि आप एक समय पर एक ही छात्र की परीक्षा ले सकते हो। तो फर्स्ट ए बी और डी आपके दोष है मौखिक परीक्षाओं के और सी आपका क्या है भाई गुण हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की रीडिंग ज्यादा मानने की कोशिश किया करो, तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए 43 है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण को आप इंग्लिश में बोलते हो अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो कौन सा निम्नलिखित में से अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु, इसके फॉर्मेशन हेतु, इसके बिल्डअप हेतु मतलब बिल्डिंग के लिए सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है, तो आपको नहीं बताना है। परीक्षण योजना तैयार करना, ठीक है, टेस्ट की प्लानिंग करना, इंग्लिश में आप इसको बोल देंगे भाई टेस्टिंग प्लानिंग करना। अगर आप कोई भी टेस्ट ले रहे हो, कोई भी परीक्षण ले रहे हो तो उसकी प्लानिंग करना। परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, उसके स्टार्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्मुलेट करना। परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना, उसको फिर से देखना कि कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर परीक्षण का अनुप्रयोग करना यानी कि उसका यूज करना। तो जब आप कोई भी अचीवमेंट टेस्ट, भाई पहले समझो कि उपलब्धि परीक्षण होता क्या है, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। उपलब्धि परीक्षण होता है कि आप किसी भी चीज को अगर पढ़ रहे हो तो आपने अगर वो चीज पढ़ी है तो आपने वो चीज कितनी ग्रहण करी है। आप जब लर्निंग करते हो, जब आप अधिगम करते हो, तो ये जांचना कि आपने लर्निंग किस हद तक कर लिया, अब आपको क्या आया है क्या नहीं आया है, उसके हेतु आपका क्या किया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है कि आपने कितना अचीव किया, आपने कितनी उपलब्धि हासिल करी है, वो आपका अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब सिर्फ इसका निर्माण हेतु पूछा गया है, सिर्फ इसके निर्माण हेतु पूछा गया। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल ही बहुत इजी सा है, बस इसको ध्यान से पढ़ो कि निर्माण हेतु पूछा है। तो निर्माण हेतु भाई प्लानिंग तो हम करेंगे ही करेंगे, है ना। अगर आप कोई भी टेस्ट ले रहे हो तो प्लानिंग तो हम करते हैं और उसका जो अर्ली स्ट्रक्चर है उसको भी फॉर्मुलेट करते हैं, प्रारंभिक रूप की रचना भी करते हैं और साथ ही हम ये फिर से इवैल्यूएट भी करते हैं कि चीजें सही है कि नहीं है, टेस्ट सही है कि नहीं है। लेकिन जो अनुप्रयोग है वो निर्माण हेतु पद नहीं है, उसका तो अब आपने यूज कर लिया, यानी कि पहले से आपकी प्लानिंग पूरी हो चुकी है, निर्माण पूरा हो चुका है, अब आपने उसका यूज किया है, उसको यूटिलाइज किया है। तो डी ऑप्शन आपका क्या है भाई आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमें पद नहीं है पूछा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब इससे रिलेटेड ना थोड़ा सा पढ़ते चलो। अचीवमेंट टेस्ट होता है क्या, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, ये वे परीक्षाएं होती हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या फिर उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि बच्चे ने स्कूल में कितना सीखा है, कितना पढ़ा है, उसको मेजर करने का काम किया जाता है। ठीक है, इसको इवैल्यूएट करने का काम किया जाता है कि बच्चे ने कितनी उपलब्धि हासिल करी है। ठीक है, तो ये है सारी चीजें। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार अगर आपसे कोई पूछे, अचीवमेंट टेस्ट के टाइप्स अगर आपसे पूछे, तो डगलस और हॉलैंड के अनुसार ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है आपका प्रमापित परीक्षण। ठीक है, प्रमापित परीक्षण जिसको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा है शिक्षक निर्मित परीक्षण जिसको टीचर मेड टेस्ट बोलते हैं। फिर है मौखिक परीक्षण जिसको ओरल टेस्ट बोलते हैं। निबंधात्मक परीक्षण जिसको एसे टेस्ट बोलते हैं और वस्तुनिष्ठ परीक्षण जिसको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एग्जामिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इनको एक एक करके अगर समझे, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है, प्रमाणीकृत जो परीक्षण है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर करते हैं सेम क्वेश्चंस को और मेनी क्वेश्चंस को अंडर द सेम इंस्ट्रक्शंस। यानी कि ये ऐसे परीक्षण होते हैं, ये ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, आपको कुछ सेम इंस्ट्रक्शंस जो है सभी को प्रोवाइड करी जाती है और सेम टाइम लिमिट आपको दी जाती है। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के तहत और उसी समय अवधि के दौरान आपको उन प्रश्नों को हल करना होता है। तो ये क्या है, ये आपका प्रमाणीकृत जो परीक्षण है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आपका कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में, जो कि हम नॉर्मल जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, जैसे अगर आप जब आप एस्टेट का एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास एक इंस्ट्रक्शंस होती है, भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है आपका ये, है ना। तो आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती है, आप अपना रोल नंबर ऐसे भरेंगे और आपको एक प्रॉपर समय अवधि भी दी जाती है कि आप इसके अंदर इस टेस्ट को फिनिश भी करेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद टीचर निर्मित जो टेस्ट है, टीचर मेड जो टेस्ट है, टीचर मेड टेस्ट हैव लो रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता।
और ये जो टेस्ट के जो क्वालिटीज होते हैं, जिसमें मैंने आपसे के साथ सीडीपी में डिस्कस किया है, वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, प्रैक्टिकलिटी होती है, ये सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी है। तो ये ऐसे परीक्षण होते हैं, बिकॉज भाई हर टीचर का जरूरी नहीं है कि वो बढ़िया टेस्ट बना पाए, वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट बना पाए। तो ये जो टेस्ट है ना, वो उनकी जो रिलायबिलिटी है, उनकी जो विश्वसनीयता होती है वो लो होती है, वो कहीं ना कहीं कम होती है। ठीक है, मौखिक परीक्षण तो मतलब बोल करके आप प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निबंधात्मक मतलब ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, आप जितना मर्जी उतना उस पर लिख सकते हो। ठीक है, जितना मर्जी आपके दिमाग में थॉट आ रहा आप उतना लिख सकते हो। और ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि आपको सिर्फ यस या नो में आंसर करना है, या फिर आपको कोई भी एक ऑप्शन को टिक करना है, तो वो आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षण हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया यहाँ से। एक्सप्लेनेशन भी प्लीज साथ में लेते चलिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। 44th है सत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब ये जो चीजें है ना, जो आपसे पेडागोजी में पूछी जा रही है, कहीं ना कहीं हद तक आपकी जो सीडीपी है ना, उसमें जो आपने पढ़ा है वो यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। अब बताओ, क्या पेडागोजी में आपको ये पढ़ने की जरूरत है सत और व्यापक मूल्यांकन? आप ऑलरेडी सीडीपी में पढ़ चुके हो, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वही चीज आपको यहाँ पर है, वहां पर आपने वो पढ़ ली, यहाँ पर आप इसका आराम से आंसर कर सकते हो। इसका दोष पूछा गया है आपसे। ठीक है, सत और व्यापक मूल्यांकन का सीसी, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का दोष पूछा गया है, इनकी डीमेरिट आपसे पूछी गई है। अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा टेस्ट से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं, मतलब कि बहुत ही कम उसमें ये परीक्षा होती रहती है, इससे जो बच्चे हैं वो अध्ययनशील रहते हैं, मतलब पढ़ते रहते हैं। उनको पता है भाई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता क्या है, कि आपका इवैल्यूएशन जो है पूरे साल निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, और साथ ही सिर्फ आपका जो स्कोलास्टिक एरिया उसे ही नहीं मापा जाएगा, बल्कि आपका जो को स्कोलास्टिक एरिया उसे भी मेजरमेंट करने का काम किया जाएगा। तो बच्चे इसमें अध्ययनशील रहते हैं, मतलब कंटिन्यूअस पढ़ाई में रहते हैं, तो ये तो दोष नहीं है, ये तो आपका गुण हो गया। ठीक है, ये तो किसी भी बच्चे का गुण हो गया। शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन और परामर्श जो है वो निरंतर देते रहते हैं, ये तो होगा ही। जब अगर टीचर जो है वो कंटिन्यूअस अगर बच्चे का असेसमेंट ले रहा है, बार बार अगर ले रहा है, तो उसको ये भी पता चलेगा टीचर को कि बच्चा कहाँ पर लाई कर रहा है, मतलब कहाँ पर नीचे जा रहा है, तो वो बच्चे को भाई निर्देशन भी देगा और परामर्श भी देगा, तो ये भी क्या हो गया, ये भी गुण हो गया। ठीक है, विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है, ये भी होता रहता है, ये भी आपका गुण हो गया। तो आपका बचा ऑप्शन सिर्फ डी है, तो आंसर भी आपका डी ही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास जो है वो प्रभावित होता है। क्योंकि पूरे साल उसको पता है भाई मेरा असेसमेंट चलता ही रहेगा, तो उसको एक कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है, जिससे उसका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। तो ये इसका दोष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप विद इन सेकेंड से हल कर सकते थे, थोड़ा मैंने टाइम लिया समझाने के लिए, बट आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है? अगर इंग्लिश पेडागोजी में नाम लिया जाए तो ये आपका कहलाएगा स्ट्रक्चरल, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी में क्या कहलाएगी, पता नहीं, टेढ़ा, अच्छा यही टेढ़ा हो गया, स्ट्रक्चरल अप्रोच यहाँ पर ये जो है इंग्लिश पेडागोजी में कहलाएगा। अब इसका अन्य नाम पूछा गया आपसे। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चरल है, मतलब कहीं ना कहीं बेसिकली इसमें आप ध्यान में रखेंगे कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो आप विभिन्न जो वर्ड्स होते हैं उनको एड ऑन करते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही है कि जब हम कोई भी वाक्य का निर्माण करते हैं, वाक्य का जब हम गठन करते हैं, जब हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम डिफरेंट वर्ड्स को एक साथ लाते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो यही आपका क्या है, यही आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच कहलाता है। यानी कि जब आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हो, ठीक है, वाक्य को बनाते हो, तो जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनका आप गठन करते हो। ठीक है, आप जो सही शब्द है उनको चुनते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, उन मटेरियल्स का उनको सेलेक्ट करते हो और उनको सही क्रम में लगाते हैं, उनको सही क्रम में लगाने का काम करते हैं। तो ये आपका कैसा, ये आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच कहलाता है। तो मैंने जो आपको समझाया उससे आप समझ गए होंगे कि संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या हो सकता है भाई, ध्वनि निर्माण नहीं होगा, अक्षर गठन नहीं होगा, वाक्य उपागम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप वाक्य का क्या करते हो, वाक्य का आप गठन करते हो, आप सही क्रम में चीजों को लगाते हो, वर्ड्स को लगाते हो। ठीक है,
तो ये आप ध्यान में रखेंगे, पठन नहीं है, वाक्य गठन उपागम आएगा। तो 72 का आपका आंसर हो जाएगा सी। इसके लिए थोड़ा सा आपने पढ़ भी लेना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में किया है, क्योंकि ये चीजें आपसे कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, विजिबल है ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। संरचनात्मक उपागम यहाँ पर हिंदी में, अब वो इधर इंग्लिश में हो गया, तो भाई इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। ये विधि नई पद्धति तथा श्रव्य मौखिक पद्धति के रूप में जानी जाती है। ध्यान में रखेंगे कि ये आपकी न्यू मेथड है एक तरीके से, और इसको ऑडियो वर्बल मेथड कहा जाता है। ठीक है, श्रव्य मौखिक यानी कि आप सुनते हो, और वर्बली मतलब आप बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका श्रव्य मौखिक पद्धति के रूप में जाना जाता है। इस पद्धति में संरचना का समावेश होता है, यानी कि आप क्या करते हो, आप स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करते हो। ठीक है, और आप सिलेक्शन करते हो वर्ड्स का। ठीक है, वर्ड्स का और उनका क्लासिफिकेशन करते हो, उन शब्दों का चुनाव करते हैं, और वर्गीकरण के अनुसार आपको वो चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका ये अप्रोच हो गया। अब संरचनात्मक उपागम में भाषा की संरचना महत्वपूर्ण होती है। इस उपागम में आप भाषा का मतलब भाषा कैसे बनेगी, जब आप वर्ड्स को सही क्रम में लगा करके वाक्य बनाएंगे तभी तो आपकी भाषा बनेगी। तो यहाँ पर भाषा की संरचना बहुत मैटर करती है। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम वाक्य गठन उपागम है, क्योंकि इस उपागम में वाक्यों के ढांचे या गठन पैटर्न पर बल देता है, जो वाक्य निर्माण में मदद करते हैं। मैंने अभी आपसे बताया ना कि आप क्या बनाते हो, आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हो। ठीक है, सेंटेंस का फॉर्मेशन आप यहां पर करते हो। तो आप इंग्लिश में भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा। इसमें छात्रों को भाषा सिखाई जाती है, बच्चों को क्या किया जाता है, लैंग्वेज यहाँ पर सिखाई जाती है। अध्यापक इसमें भाषा के अर्थपूर्ण शब्दों का चयन करना सिखाते हैं। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि ऐसे शब्द जो कि अर्थवान होते हैं, जो कि मतलब उसमें एक प्रॉपर अर्थ होता है, ऐसे शब्दों का चयन करना सिखाते हैं। और चयन सीखने के बाद शिक्षिका एक विशेष क्रम में शब्दों की विभिन्न व्यवस्थाओं के प्रयोग का ज्ञान देती है। ठीक है, 2-3 बार रीडिंग मारेंगे ना, समझ में आ जाएगा। शब्दों के चयन और शब्दों की विभिन्न व्यवस्थाओं के प्रयोग का अभ्यास भी शिक्षिका कराती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपको ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपसे भाषा में ही पूछी जाएगी, हिंदी में हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश में इंग्लिश पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है भाई, आप ऐसे ही पढ़ेंगे इसको, इंग्लिश का सारा चीजें आप इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, हिंदी की सारी चीजें हिंदी में भी पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें नाट्य रूपांतरण के अलावा रूपांतरण के द्वारा अर्थपूर्ण स्थितियां भाषा कौशल को पढ़ाने के लिए बनाई जाती है। सामग्री का चयन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, सेलेक्टिंग और ग्रेडिंग द मटेरियल टू बी टोट, जो मटेरियल आपको पढ़ाया जाने वाला है उसको सेलेक्ट करने का काम किया जाता है, उसका चयन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे जरूर। स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में यहाँ पर बेसिकली वर्ड के को है एक जो अर्थपूर्ण जो वर्ड है, मीनिंगफुल जो वर्ड है, उसको सेंटेंस में हम सही क्रम में लगाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 है, जेट-टोट विधि है भाई, जेट-कोक विधि नहीं है। ठीक है, जेट-टोट, एक सेकेंड, जेट-टोट विधि। जेट-टोट विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है? किस भाषाई दक्षता के बारे में, यहाँ पर स्किल्स की बात हो रही है, कौशलों की बात हो रही है, किस कौशल के विकास में हम प्रयुक्त करते हैं ये आप जो जेट-टोट विधि है। तो जेट-टोट विधि जो है वो आपकी पठन में इस्तेमाल होती है, वाचन में इस्तेमाल होती है, ये वाचन है, वादन नहीं है। ठीक है, वाचन में इस्तेमाल होती है या फिर लेखन में इस्तेमाल होती है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, मोंटेसरी विधि हमने पढ़ी है। ठीक है, और हम जेट-टोट विधि भी पढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम क्या करते हैं भाई, ये हमारी लेखन दक्षता कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो जेट-टोट विधि आपकी लेखन से संबंधित है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा आप देखते हुए भी चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बालकों का लेखन विश्लेषण यानी कि राइटिंग से रिलेटेड है सारी चीजें। अक्षरों और वर्णों को लिखना सिखाने के लिए निम्न विधियों का, तो यहाँ पर हम पेस्टोलॉजी तो हमने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है जब हमने स्किल्स को किया था, और शायद हमने ये भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम अब पढ़ लो। जेट-टोट विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। इस विधि का अनुमोदन सबसे पहले जेट-टोट नामक शिक्षा शास्त्री ने किया था। जेट-टोट विधि इसलिए पढ़ा क्योंकि नाम जेट-टोट है। इसमें बालक जो है स्वयं संशोधन करता है, बालक सेल्फ करता है सारी चीजों को। ठीक है, सेल्फ अमेंडमेंट करता है। बालकों ने जो पाठ पढ़ा होता है उसका कोई वाक्य के शिक्षक लिख देता है, उसका कोई वाक्य को शिक्षक लिख देता है, बालक अनुकरण करके एक एक शब्द को लिखता है। यानी कि जो भी पाठ हम पढ़ रहे हैं उसमें से कोई भी वाक्य जो है वो शिक्षक लिख देगा। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसमें जो प्रयुक्त हुए जितने भी शब्द है ना, उन शब्द को एक एक करके हूबहू देखते हुए लिखता है।
और बाद में मिला करके देखता है उस वाक्य से जो टीचर ने लिखा था कि क्या सही है और क्या गलत है, उसने कहां पर सही लिखा, कहां पर उसने गलत लिखा है। अगर कोई अशुद्धि होती है तो उसे ठीक कर लेता है। इस प्रकार शब्दों का मिलान करता हुआ मैं पूरा वाक्य लिखने का अभ्यास करता है। तो ये आपकी कौन सी, आपकी जैकटॉट विधि है, ठीक है, जिसको आप जैकासर विधि भी बोलते हो, ठीक है, जो कि हमने पढ़ी थी उसमें। तो आप ध्यान में रख लेना कि टीचर क्या करता है, टीचर एक तरीके से बेसिकली ये क्या करते हैं भाई, अनुकरण ही करते हैं। टीचर लिख देता है इस एक वाक्य को, एक सेंटेंस को लिख देता है, और ये क्या करते हैं, हूबहू एग्जैक्टली लिखते हैं, सेम टू सेम वर्ड लिखते हैं, और लिखने के बाद बस उसको मैचिंग करते हैं कि कहां पर हमने गलती करी है। ये जैकटॉट विधि है। पेस्टोलॉजी भी आपका लेखन से संबंधित है, जिसमें आपको वर्णों की आकृति को टुकड़ों में तोड़ करके उनका अभ्यास कराया जाता है। अगर मैं क्या लिखना सीख रही हूँ तो पहले कहेंगे बेटा आप ऐसे एक वन लगाओ, फिर आप ऐसे गोल बना दो, ठीक है, मतलब ऐसे लिखना आपको सिखाते हैं कि फिर क्या करो, आप ऐसे ऐसे करो, ये आपका वह बन गया, फिर इसको ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे टुकड़ों में जो है लिख करके दिखाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये सारी चीजें किससे रिलेट है भाई, ये आपके लेखन जो स्किल है उससे संबंधित है। 74 क्वेश्चन है, सहस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है, यानी कि जिसमें एरर है इस कथन में, ठीक है, कौन सा गलत है, त्रुटि मतलब एरर है, ठीक है। चलो सहस्वर वाचन की, सहस्वर वाचन क्या होता है भाई, मतलब जब आप जोर जोर से करते हो, ठीक है, जब आप जोर जोर से बोलते हो ना तो वो आपका सहस्वर वाचन कहलाता है, जब आप जोर जोर से बोलते हो। तो और एक था आपका मौन वाचन, ध्यान में आ रहा है, हमने किया था सहस्वर, और एक था आपका मौन वाचन। सहस्वर मतलब जब आप जोर जोर से बोल करके सारी चीजों को करते हो, और ये यहाँ पर मतलब आप मन ही मन में करते हो, ठीक है, मन ही मन में करते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जोर जोर से बोलते हुए पढ़ते हैं ना, बाद में फिर ये सारी चीजें मन ही मन में हो जाती है। हम आज के समय में जब पढ़ते हैं तो हम जोर जोर से बोल के नहीं पढ़ते, हम क्या करते हैं, हम मन ही मन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो आपका बाद में उसमें कन्वर्ट हो जाता है, सहस्वर वाचन मौन वाचन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण कथन है, यह बोलकर किया जाता है, ये तो सही बात है, इसमें क्या त्रुटि है। इससे कक्षा का वातावरण जो है वो स्वरमय हो जाता है। भाई आवाजें आती है तो ऑब्वियस सी बात है भाई स्वरमय तो हो ही जाएगा, है ना। आपने ध्यान दिया हो कि हम स्टार्टिंग में, अब तो कुछ भी नहीं होता, अब तो स्कूलों ने सब बैन कर दिया, अब तो पता नहीं कराते क्या है। पहले क्या होता था, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी, हमें तो बड़ा मजा आता था, आपके टाइम में भी हुआ ही होगा क्योंकि हम सब सेम ही उसके हैं। यहाँ पर एक जो है टुकड़ी खड़ी कर दी जाती थी टीचर के द्वारा, और ग्राउंड में ले जाते थे, यहाँ पर सेकेंड लाइन होती थी, और फिर वो पहाड़े करवाते थे, 2 1 जा 2, फिर यहाँ से आवाज आती थी 2 2 जा 4, फिर यहाँ से आवाज 2 3 जा 6, है ना। तो ऐसे ये क्या था भाई, बोल बोल करके मतलब पूरे स्कूल को अदर उठा लेते थे, ऐसे किया होगा ना आपने भी। तो ये क्या भाई, कक्षा का वातावरण स्वर में हो जाता है। विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। अब आप बताओ, क्या आप जब जोर जोर से पढ़ते हो तो क्या आप गंभीरता से उस चीज को ग्रहण कर रहे हो, या फिर छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। तो ध्यान में रखना, ये आपकी छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है क्योंकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन गंभीरता कभी भी इसमें नहीं होती। गंभीरता हमेशा किसमें होती है, मौन वाचन में होती है, क्योंकि आप जब मन ही मन में पढ़ते हो ना तो आप डीपली उस चीज को समझते हो और आप गंभीरता से पढ़ते हो। लेकिन जहां पर सहस्वर वाचन की बात हो जाती है, मतलब आप जोर जोर से बोलते हुए पढ़ते हो, तो आपका फोकस्ड नहीं हो पाते हो आप उस चीज में। आप पढ़ रहे हो लेकिन आप उसको भूल जाओगे, वो स्थायी नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। त्रुटिपूर्ण कथन आपका सी ऑप्शन है कि गंभीरता से आप इसमें ग्रहण नहीं करते हो। गंभीरता की अगर बात आती है तो फिर आप किस में कर सकते हो, वो आप मौन वाचन में कर सकते हो, ठीक है। पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य नहीं है, पाठ्यपुस्तक मतलब टेक्स्ट बुक का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा है, टेक्स्ट बुक का जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं पूछा है, नो बताना है आपने, ठीक है। चलिए, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना है टेक्स्ट बुक का ऑब्जेक्टिव, या फिर विद्यार्थियों द्वारा विषय विधिवत और शैली विभिन्नता के दर्शन कराना है, विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना है, या फिर विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। देखो टेक्स्ट बुक होती क्यों है टेक्स्ट बुक, मतलब किसी भी एज ग्रुप के लिए कोई टेक्स्ट बुक बनाई जाती है। अगर सेकंड क्लास का बच्चा है तो उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वो टेक्स्ट बुक बनाई गई है, थर्ड क्लास का बच्चा है तो उसके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वो टेक्स्ट बुक बनाई गई है। तो उसका उद्देश्य क्या नहीं है, तो विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को तो वो विकसित कर ही रहा है, ठीक है, वो तो कर रहा है, और विषय की जो विविधता है और शैली की विभिन्नता के दर्शन भी टेक्स्ट बुक हमें कराती है। लेकिन विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना, कि कहीं ना कहीं बच्चे की जो नॉलेज है उसको लिमिटेड कर देने का काम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस लग रहा है ना, तो ये आप सी ऑप्शन करेक्ट मार्क करेंगे। और स्वाध्याय की जो प्रति रुचि है वो तो उत्पन्न हो ही रही है, बिकॉज जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो हम सेल्फ रीडिंग भी तो करना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो डी ऑप्शन तो सही है, ये तो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो 75 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते चलो। उससे पहले पाठ्य पुस्तक जो है एक शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षण की सुविधा के लिए उपयोग किए जाना एक आवश्यक उपकरण है। ठीक है, एक आवश्यक उपकरण है। पाठ्य पुस्तक एक विशेष आयु वर्ग के छात्रों के लिए निर्धारित पुस्तक होती है। पाठ्य पुस्तक को मुद्रित शिक्षक भी कहा जाता है। एक शिक्षक होता है जो आपको क्लास में आके पढ़ाता है, और एक शिक्षक ही होती है पाठ्य पुस्तक जिसमें आपकी जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं छपा हुआ होता है, तो उसको मुद्रित शिक्षक भी कहा जाता है। पूछ सकते हैं आपसे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पाठ्यपुस्तक के उद्देश्य की अगर बात करें तो यहाँ पर ढेर सारे उद्देश्य हैं। पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना है। अगर आप जिस भी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए टेक्स्ट बुक बना रहे हो तो आप पहले ये सेलेक्ट करोगे कि आपको क्या डिलीवर करना है, आप किन पाठों का इस्तेमाल उसमें कर रहे हो। ठीक है, आप ऐसे पाठों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते जो उनके समझ से बिल्कुल बाहर चले जाएं। ठीक है ना, तो पाठ्यपुस्तक में पाठों या पाठ्य विषय वस्तु का चयन पाठ्यपुस्तक की रचना का प्रथम सोपान है। यानी कि आप हमेशा कंटेंट का सिलेक्शन करते हो कि आप क्या कंटेंट बच्चे को देना चाहते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। पाठ्यपुस्तक के अध्ययन से बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार होता है। ठीक है, ज्ञान की सीमा का क्या होता है, विस्तार होता है। ज्ञान जो है वो एक्सपेंड होता है, लिमिट नहीं करते। जबकि क्वेश्चन में हमसे कहा था कि सीमित कर देते, हम सीमित नहीं करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली विभिन्नता के दर्शन भी होते हैं। स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, और वर्णित जो विविध प्रकार की कथा कहानियों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान की प्रेरणा प्राप्त होती है। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास भी होता है, उनमें सृजनशीलता और रचनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। तो ये उद्देश्य है पाठ्यपुस्तक के, टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आप कर लीजिएगा। ठीक है, 76 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन यहाँ पर पेडागोजी के रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आपके उससे रहने वाले, जबकि आपसे उसमें तो सिर्फ 15 ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए थोड़े से ज्यादा रखे हैं। 76 क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा, किस रिसोर्स के द्वारा, किस सोर्स के द्वारा शुद्ध उच्चारण यानी कि अच्छी तरीके से हम बोल पाए, वाक्य का संरचना पाठ, वाक्य का फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर और वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाता है। भाषा को हम सिखा रहे हैं, जबकि हम क्या सिखा रहे हैं, शुद्ध उच्चारण करना सिखा रहे हैं। वाक्य को हम बनाना सिखा रहे हैं, किस शब्दों को तार्किक क्रम में लगाना सिखा रहे हैं। और कुछ ऐसे वार्तालाप होते हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं, जिनके थ्रू हम बच्चों को भाषा हम सिखा रहे हैं। तो किस संसाधन से सिखा रहे हैं, ग्रामोफोन से सिखा रहे हैं, रेडियो से सिखा रहे हैं, या फिर इसको छोड़ दो, या फिर लिंग्वा फोन से हम सिखा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ए एंड डी आ जाएगा, ग्रामोफोन और आपका लिंग्वा फोन। ठीक है, इसको समझेंगे बढ़िया तरीके से। ग्रामोफोन आपका ऊपर भी आया है, यहाँ पर अब समझेंगे पहले कि ये दोनों चीजें होती क्या है। देखो, हर चीज का लेबोरेटरी होता है ना, ऐसे ही आपका लैंग्वेज का लेबोरेटरी भी होता है जो फॉरेन में काफी प्रचलित है। तो ग्रामोफोन क्या होता है, एक ग्रामोफोन जिसे फोनोग्राफ भी कहा जाता है और रिकॉर्ड प्लेयर भी कहा जाता है, मतलब उसमें सारी चीजें रिकॉर्डेड होती है। वह ध्वनि है जो ध्वनि को पुनः उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। बेसिकली ये ऐसी लैबोरेटरीज होती हैं जिसमें आपके कान में एक फोन लगा दिया जाता है, और एक टीचर होता है जो उसको कंट्रोल करने का काम करता है कि आपके कान में क्या जा रहा है, किस उससे जा रहा है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड करने का, वो कंट्रोल करने का काम होता है, और इससे बच्चा लैंग्वेज को सीखता है, बच्चा भाषा को सीखता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन को सीखता है। अगर कोई भी कुछ ऐसी चीज आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो कान में वो बताती है बोल करके कि भी ऐसे आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो रिकॉर्ड प्लेयर यानी कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है जो आपके कान में जा रही है, तो वो लेबोरेटरी कहलाती है जहां पर हम ये सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो इसका हिस्सा है ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन। यह श्रव्य साधनों का पुराना उदाहरण है। श्रव्य साधन बिल्कुल हम, क्योंकि हम सुनते ही तो हैं इसमें। ठीक है, कई बार हम सामने जो हमारे जो बोर्ड्स होते हैं उसमें हम देखते भी हैं। तो श्रव्य साधनों का पुराना उदाहरण है आपका ग्रामोफोन। इसके माध्यम से किसी घटना, विवरण, गीत, कहानी, वार्तालाप आदि सुना जा सकता है, और इसके द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना पाठ और वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो वो है आपका लिंग्वा फोन। ठीक है, लिंग्वा फोन भी आपका सेम ऐसे ही है कि लिंग्वा फोन में भी क्या होता है, एक लैंग्वेज का लर्निंग मेथड होता है जिसमें आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं और आपका स्टडी मटेरियल होता है किसी भी भाषा को सिखाने के लिए। ठीक है, वो आपके माइक्रोफोन वाली चीजें हैं जो अंदर चीजें चलती रहती है। ठीक है जी, तो इसमें ना आपको जो है लिसनिंग स्किल आपकी बढ़िया होती है, आप बढ़िया तरीके से भाषा को बोलना सीख जाते हो। तो इसलिए इसका आंसर क्या था आपका, ए और डी था। ठीक है, तो इतना समझ में आया यहाँ से, लिंग्वा फोन और ग्रामोफोन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन है।
हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। बच्चे जब हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें साहित्य के प्रति उनकी इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है, साहित्य के प्रति उनका अभिरुचि बढ़े, इसमें कौन सी सम्मिलित नहीं है, कौन सी क्रिया सम्मिलित नहीं है जिसकी वजह से नहीं बढ़ता, बाकी तीन की वजह से बढ़ता है। कवि दरबार, भाषण, नाटक अभिनय या फिर क्रीड़ा व्यायाम। इसमें तो देखते ही आप लगा सकते हो। देखो कवि दरबार तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये सारी चीजें साहित्य की होती है तो इससे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चे का, भाषण से भी बढ़ेगा, नाटक अभिनय से भी बढ़ेगा, लेकिन क्रीड़ा व्यायाम तो आपका फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड होता है ना, इसका आपके साहित्य से कोई भी लेना देना नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता, सीसी की बात हो रही है, सतत व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है कि ये जो व्यापकता हमने लाई है, ये जो हमने जो मूल्यांकन की प्रक्रिया को लचीला बनाया, फ्लेक्सिबल बनाया है, इसका छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है। ये मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उक्त कथन किसका है? ये कहना चाह रहा है कि हम सीसी को क्या समझते हैं। सीसी का मतलब है आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल चीजें हैं उसको भी आप इवैल्यूएट कर रहे हो, और जो आपका कोस्कोलास्टिक एरिया है, जैसे आपके वैल्यूज हो गए, मोरल वैल्यूज हो गए, सोशल वैल्यूज हो गए, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, तो ये सारी चीजें हैं, इन सभी का जो मूल्यांकन करने की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो ये क्या है भाई, आपकी बौद्धिक उपलब्धि का ही नहीं है बल्कि व्यक्तित्व पर भी अपना असर करती है। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन किसने कहा है भाई? रुथ स्ट्रोंग ने कहा है, एपी सुखिया ने कहा, रेमर्स गेज ने कहा, या फिर गुडोर है। तो ये सिंपल सी चीज है, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा, रेमर्स व गेज। कभी कभार आपसे ये कथन वाले क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, हो सकता है आपको भी लगे, ठीक है, तो इनको भी थोड़ा देखते हुए चलना। 78 का सी आंसर हो जाएगा। किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? किस टेस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट की इंटरेस्ट, एटीट्यूड और एडजस्टमेंट की बात हो रही है। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट की बात हो रही है। किस टेस्ट के अंदर अंतर्गत जो विद्यार्थी स्टूडेंट है उसके इंटरेस्ट, एटीट्यूड और एडजस्टमेंट जो कैपेबिलिटीज है उसका स्टडी किया जाता है? तो बुद्धि परीक्षण में किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण में किया जाता है, या फिर व्यक्तित्व परीक्षण में किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सीधा साधा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि व्यक्तित्व परीक्षण में पर्सनालिटी मेजरमेंट में हम इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एडजस्टमेंट सब सारी चीजें देखते हैं, ठीक है, तो वो सब इसका पार्ट होता है व्यक्तित्व परीक्षण में। उपलब्धि में तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चे ने क्या उपलब्धि करी, और बुद्धि परीक्षा मतलब हम उसके इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने इंटेलिजेंस का टॉपिक पढ़ा है तो भाई उसको मैं ही छोड़ना, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन तो है नहीं, लेकिन अगर आपको पढ़ना है, अगर आपने मेरे थ्रू अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो मैंने कुछ 4-5 वीडियो में पूरा जो पर्सनालिटी उसको खत्म कर दिया। बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस हैं, उनको जरूर देख के चले जाना। पता नहीं क्योंकि उनमें से ना 4 से 5 क्वेश्चन हर बार स्टार्ट में पूछे गए हैं, तो ऐसे मेजर टॉपिक का गायब हो जाना थोड़ा सा अजीब है, पता नहीं कुछ भी है ना, तो इसलिए पढ़ते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर बनता है। मैंने हमेशा देखा, मैंने रीड का पेपर भी दिया हुआ है, मैंने सीटेट का भी दिया हुआ है, मैंने एचटेट का भी दिया हुआ है। एचटेट में तो चलो पेडागोजी अभी आ रही है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण। तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। निदानात्मक का मतलब है जब आप अपने बच्चों की लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाए, जब आप ये पता लगा पाए कि दिक्कत कहाँ है, और जब आप ये पता लगा सकते हो कि दिक्कत कहाँ है तो फिर आप क्या कर सकते हो, उस दिक्कत का उपचार कर सकते हो, जिसको आप उपचारात्मक शिक्षण बोलते हो, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण करें उससे पहले क्या आवश्यक है, बताओ क्या आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण हेतु निश्चित प्रक्रिया आवश्यक है, या फिर निदानात्मक परीक्षण आवश्यक है, या फिर विशिष्ट उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। देखो हम उपचार तभी तो करेंगे जब हम निदान करेंगे, है ना, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, निदानात्मक परीक्षण आवश्यक है। आप उपचार तभी कर पाएंगे जब आप क्या परीक्षण करेंगे, जब आप निदानात्मक परीक्षण करेंगे, ठीक है। पहले आप ऐसा टेस्ट लेंगे जिससे आप बच्चों की जो लर्निंग गैप्स उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद आप उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए, उसके उपचारात्मक शिक्षण को इंग्लिश में रिमीडियल टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो आप यहां पर देख रही हो स्क्रीन पर,
पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। बेसिकली क्या है कि आपसे ऐसा एक पैसेज दिया जाएगा, अभी तक हमने पेडागोजी के क्वेश्चन को सोल्व किया है, ऐसा आपसे एक पैसेज दिया जाएगा। इस पैसेज के अकॉर्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट इस पैसेज के अंतर्गत आपसे 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं रीड में। और इस पैसेज के अंदर ना कुछ वर्ड्स आए हैं, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपसे ग्रामर पूछी गई है, और ऐसे ही आपसे भी एस्टेट में भी पूछ सकता है। यानी कि इस पूरे पैसेज में जिन भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उनसे रिलेटेड, उनको निकाल करके आपसे यहाँ पर व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और कई बारी व्याकरण, देखो व्याकरण तो पूछी जाएगी, ये मत सोच के चलना कि व्याकरण नहीं आएगा। किसी ने मुझसे पूछा कि ग्रामर तो लिख ही नहीं रखी, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रामर लिख नहीं रखी, आपसे सिर्फ पेडागोजी पूछी जाएगी। आपसे जो 2 पैसेज पूछे जा रहे हैं ना, जो नाटक वगैरह, जो कविता वगैरह पूछी जा रही है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें से हो सकता है आपसे ग्रामर से, क्योंकि सीटेट में ऐसे ही पूछा जाता है, ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें तो सारे ही ग्रामर के क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपने पैसेज तो सोल्व करे ही होंगे ना, सबको पता है भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें ग्रामर के क्वेश्चन भी होते हैं, तो आप अपने ग्रामर को भी जरूर स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो इस पैसेज को पढ़ना इतना वो नहीं है, क्योंकि इसमें से वैसे नहीं ढूंढवा रहे हैं क्वेश्चन जो आगे आएंगे। ठीक है, तो अभी एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें से जो शब्द है ना उसी के ही क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 81 क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा। यानी कि शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भाई जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ABCD, तो पहले कौन सा वर्ड आएगा। तो ऐसे ही आपका ए अनार से लेके और श्रेय शर्मिक तक जो भी आपका पहले नंबर पर आता है वो बताना आपने। तो अभ्यस्त आता है, अब आता है, अर्थोन्माद आता है, या फिर अलग आता है। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, शब्दकोश के अकॉर्डिंग, वर्णों के अकॉर्डिंग, स्वरों के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर पर आएगा। तो देखो सबसे पहले तो देखो ए है सबके अंदर, ए यानी कि ए ही आएगा सबसे पहले तो। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें लिखा है भय, इसमें लिखा है बै, और इसमें लिखा है अर्थो है। देखो थ के पहले क्या आ रहा है, रे आ रहा है। जब आप इसको विच्छेद करेंगे ना तो क्या आता है भाई, ए तो पूरा है लेकिन रे इसमें आधा आ रहा है, उसके बाद आपका थ आ रहा है। तो इस रे को नहीं भूल जाना, कभी आप ये देख लो कि ये तो थ आ रहा है पहले। ठीक है, और ये आपका लय है। तो अब आपको ये देखना कि पहले भय आता है, पहले बै आता है, पहले रे आता है, फिर लय आता है। तो देखो लय तो आपका पीछे आता है, रे भी आपका पीछे आता है, पहले तो आपके बै और भय ही आ जाते हैं, तो ये दो तो आपके कट ही गए। ठीक है, अब ये देखना है कि पहले भय आता है या फिर पहले बै आता है। तो ये किस लाइन में आता है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं कचट तब, मैंने तो ऐसा याद करा हुआ है। कै की लाइन में तो नहीं आता बै भय, च की लाइन में भी नहीं आता, ट की लाइन में भी नहीं आता, तैथ है। देखो थ तो हमें करना ही नहीं है क्योंकि पहले र है, तो ये भी नहीं है इसमें। लेकिन जब हम इसमें जाते हैं तो पै के बाद आता है फ, फिर आता है बै, और फिर आता है भय, तो यानी कि बै आएगा। ठीक है, तो बै कहाँ है, ये रहा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 81 का क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो डिक्शनरी आपको ऐसे चेक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद आपको यहां पर बताना है, पवित्र शब्द का। ठीक है, देखो पवित्र शब्द का सही, अब यहाँ पर ये जो संधि है ना, हमने 3 तरीके की संधि पढ़ी थी। एक संधि पढ़ी थी स्वर संधि, एक संधि पढ़ी थी आपकी कौन सी हो जाएगी भाई, विसर्ग संधि, और एक आपकी व्यंजन संधि थी। ठीक है, तो व्यंजन का ये उदाहरण नहीं है, विसर्ग का ये उदाहरण नहीं है, ये आपका है स्वर संधि का उदाहरण। और स्वर संधि के भी टाइप थे, गुण संधि, ठीक है, दीर्घ संधि थी, यण संधि थी, अयादि संधि थी। ठीक है, तो ये 4-5 संधि के टाइप्स थे स्वर के। तो इसमें से आपका ये उदाहरण है। तो आपको अगर वो सारी चीजें आपने अगर रूल्स वगैरह सब पढ़ रखे हैं तो आपने अगर ध्यान में दिया होगा कि आपकी जो अयादि संधि थी, अयादि संधि का ये एग्जाम्पल है, ध्यान में रखेंगे। अयादि संधि में क्या था, अगर जो आपका भाई, क्योंकि जब टूटता है पवित्र तो टूटेगा तो एक शब्द इधर आएगा और प्लस में एक शब्द इधर आएगा। ठीक है, तो जो पहला शब्द है इसके आखिर में अगर ए है या फिर आई है, ओ है या फिर औ है, और इनके बाद अगर कोई भी स्वर आता है, कोई भी अगर स्वर कौन से होते हैं, स्वर आपके एन आर ई इमली ये वाले होते हैं ना। अगर किसी ये जो पहला शब्द है, पहले शब्द के एंड में अगर ए है, आई है, ओ है, औ है, और उसके बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो आपका जो ए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा आय में। आई है तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आय में। ओ है वो आपका औ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो औ है वो आपका आव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब हम खोलते हैं इसको, ये देखो आव है ना, आव है,
ठीक है, और ये ए है और ए है। लेकिन जब हम पवित्र को खोलते हैं तो ये आपका निकलता है किसमें, पो में और इत्र में खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर ओ है और ओ जब किसी भी ई मतलब कोई भी अन्य स्वर है ना, ये कोई भी ये अन्य स्वर है तो ओ यहां से निकला और ये ई कोई भी अन्य स्वर है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये जो है ये जो प है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा किसमें, पौ में। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो अव लिखा है ना, अव लिखा है, लेकिन यहाँ पे पै है तो पौ में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में तो ये इत्र है ही तो ये किस में कल चला जाएगा, पवित्र में बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे अपने संधि विच्छेद को करना है। ये बहुत सारे बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इसको जरूर कर लेना। तो पवित्र का अगर संधि विच्छेद खोलेंगे तो पो जमा इत्र हो जाएगा। ठीक है, पाऊ नहीं होगा फिर वो आव में हो जाएगा, फिर वो पावित्र हो जाएगा। ठीक है, तो पो जमा इत्र, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको पूरा खोल के भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, अनर्थ शब्द में उपसर्ग है। अनर्थ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगते हैं। मूल शब्द के आगे लगने वाले उपसर्ग है, और मूल शब्द के पीछे जो लगते हैं वो होते हैं प्रत्यय। करवाए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो ये आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो बताओ अनर्थ में आगे क्या लग रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है एक मूल शब्द है, इसमें जो क्या लग जाएगा वो ये आपका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो उपसर्ग है वो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा अन उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, अन उपसर्ग। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अन उपसर्ग यहाँ पर बिल्कुल सही है। 84 है, जबरदस्ती शब्द है। जबरदस्ती शब्द क्या संस्कृत का शब्द है या फिर देश अपने देश में जन्मा हुआ है, अपनी देशी भाषा का शब्द है, या फिर हिंदी का शब्द है, या फिर विदेशी है? तो इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, जबरदस्ती शब्द आपका विदेशी शब्द कहलाता है। ठीक है, तो 84 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 85, प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कब लगता है? मूल शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, तो जब प्रतिष्ठित को खोलते हैं तो ये कुछ ऐसे बनता है, प्रतिष्ठा जमा इत, प्रतिष्ठा जमा इत। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई इसका आंसर 85 का? 85 का आपका आंसर हो जाएगा सी, इट। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे 85 का। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है 87, 86 क्वेश्चन। पहले शब्द में क्रिया विशेषण है। पहले शब्द में, ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, पहले शब्द में अगर पहले लिखा हो, बाद में लिखा हो, पीछे हो, अब हो, तब हो, ठीक है, तो ये सब किसको दिखाते हैं? ये आपके सारे दिखाते हैं समय को, और समय को क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है, स्थान, रीति, परिमाण, कालवाचक, सब बढ़िया तरीके से करवाया हुआ। अगर नहीं करे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, हिंदी के मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको देखो। छोटी सी वीडियो मिलेंगी, छोटी छोटी, बिल्कुल ही नो टाइम वेस्ट, उनको जरूर देख के जाओ। ठीक है, 87 है, ओ शब्द लगकर बना हुआ बहुवचन शब्द नहीं है, जिसमें ओ नहीं लगा हुआ है। दस्तावेजों में तो ओ बना लगा हुआ है, गवाहों में भी ओ लगा हुआ है, बहसों में भी लगा हुआ है, अर्थोन्माद में कहीं भी ओ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने इजी आपको ये लग रहे हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई महाभारत नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, लेकिन ये तभी हो सकते हैं जब आपकी ग्रामर पार्ट भी बढ़िया हो, स्ट्रॉन्ग हो। 88 कहता है, जैसे पहले रहा करता था। ये लाइन आई है उस पैसेज में, जैसे पहले रहा करता था। वाक्य में काल कौन सा है? जैसे पहले रहा करता था, एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल, और एक होता है भविष्य काल। तो भविष्य वो होता है मतलब जो आने वाला है, इसमें तो था आ गया, और था कब आता है भाई? भूतकाल में आता है। वर्तमान में तो मतलब जो चीजें चल रही है, प्रेजेंट में है, वो आती है। तो ये तो हमें पता है भी भूतकाल है, वर्तमान काल तो नहीं है, भविष्य काल भी नहीं है। हेतुमद भूतकाल उसको बोलते हैं जो चीजें भूतकाल में थी लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाई। जैसे अगर मैं अच्छा करती तो मैं पास हो जाती, ठीक है, लेकिन मैंने किया ही नहीं तो मैं फेल हो गई। तो वो ऐसे सेंटेंसेस किस में आते हैं? वो हेतुमद में आते हैं। ठीक है, तो मतलब संभावना बताते कि अगर मैं ऐसा करता ना तो मैं पास हो जाता। ठीक है, तो भूतकाल इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का बी, क्योंकि जैसे पहले रहा करता था वो टाइम चला गया है, पहले की बात कर रही है। 89 का जो क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, सभी शब्द मेल वर्जन बताना है, पुल्लिंग है। तो देखो इसको ना हमेशा सेंटेंस में रख के करा करो, तभी होता है। ठीक है, ज्ञान है, ज्ञान कैसा शब्द है? ज्ञान पुल्लिंग शब्द होता है। ज्ञान के साथ आप कभी भी स्त्रीलिंग का इस्तेमाल नहीं करते हो। ठीक है, मैंने इस ज्ञान को अपने अंदर समा लिया है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो गया। सभ्यता है, यानी कि ये कैसी सभ्यता है?
कैसी आ गया ना, कैसा नहीं आया ना, हम ऐसे नहीं बोलते ये कैसा सभ्यता है, हम कैसी बोलते हैं, मतलब स्त्रीलिंग आ गया। ये कैसा घर है तो पुल्लिंग है, ठीक है, लेकिन ये आपका स्त्रीलिंग हो गया तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, भय आपका पुल्लिंग ही होता है, यानी कि मुझे तो मुझे भय लगा हुआ है, लगी हुई है नहीं बोलते। ठीक है, मेरा शरीर, ठीक है, लेकिन बाधा आपकी स्त्रीलिंग है। यह कैसी बाधा है, हम ऐसे नहीं बोलते यह कैसा बाधा है, यह कैसी बाधा है ना, तो वो स्त्रीलिंग हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हुआ। बात करते हैं अगले की कि बात, यह कैसी बात है, यह कैसा बात है नहीं बोलते है ना, तो ये भी हो गया। अब ये बचाइए तो यही आंसर होगा कि दुख, यह कैसा दुख है, यह देश मेरा है, यह कैसा शासन है, तो आप कुछ भी रख के कर सकते हो है ना, तो ये सब क्या है आपके पुल्लिंग के एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे रख के आप इनको करा करो तभी ये हो पाएगा। 89 का डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का, 90 क्वेश्चन है, उसका शोभकारक रूप बहुत से अवतरणों के भीतर ढक गया है, वाक्य में बहुत शब्द है। ये लाइन है जो कि उस पैसेज में आई हुई है। शोभकारक का मतलब होता है, मतलब ऐसा रूप जो बहुत मिलावटी वाला है। ठीक है, मिलावटी रूप है, मतलब जो मतलब सही नहीं है, मिलावटी टाइप रूप है। तो उसका जो शोभकारक रूप है बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है, बहुत सारे लेयरों के अंदर ढका हुआ है, वो अच्छे तरीके से खुल के बाहर नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें बहुत क्या है, अब बहुत देखो यहाँ पर संकेत तो है नहीं, कोई संकेत नहीं है, ना कोई संख्या है। अब बात हो रही है परिमाण की, तो परिमाणवाचक तो है, लेकिन निश्चित है कि अनिश्चित है। अब इसमें निश्चितता तो कहीं भी नहीं है भाई, बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। कैसे आवरणों के भीतर ढक गया है, किसके भीतर ढक गया है ना, अनिश्चित है इसमें। इसमें निश्चित कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 90 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन हमने करे जो कि पैसेज बेस से, ये आपके मैंने आंसर लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आंसर आपको मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करती हूँ आपको समझाया हुआ पूरा समझ में आया है। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना अगर इसी वे में आपको आगे सारी वीडियोस चाहिए हैं, आपकी इंग्लिश की, पेडागोजी की भी, सीडीपी की भी, इसी एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए या फिर आपको बिना एक्सप्लेनेशन के चाहिए। ऐसे ही मैं आपको बीच में स्लाइड लगा करके एक्सप्लेन करके बताऊँ या फिर जल्दी जल्दी भाग भाग के क्वेश्चन करें, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना ज़रूर बिल्कुल भी ना भूलना, बहुत ही मेहनत से कंटेंट बनता है। ठीक है, बहुत टाइम लगता है चीज़ों को करने में, तो इतना तो शायद मैं डिजर्व करती हूँ कि आप ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बिल्कुल फ्री होता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप जुड़ते हैं और चैनल ग्रो करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। जिन्होंने भी नोट्स लिए हैं ये वाला PDF आपको ऐड कर दूंगी मैं अभी जस्ट। ठीक है, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।